स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन समझते हैं। सीक्वेंस का ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस को डिफाइन करने से पहले हम जो ये लिखते हैं मोड एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसका मीनिंग समझते हैं। तो जो ये कंडीशन यहाँ पर आती है, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो किसी भी नंबर की जीरो से डिस्टेंस बताता है। तो यहाँ पर जो ये मॉडुलस है एस एन माइनस एल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं एस एन, उनकी किसी रियल नंबर एल से जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम है। और हम जो डेफिनेशन में एप्सिलॉन को कहते हैं वो कहते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन। इट मीन्स हम इस एप्सिलॉन को छोटे से छोटा नंबर ले सकते हैं। तो एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर ले लिया जाए तब भी सीक्वेंस की टर्म्स का इस एल से जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो छोटी हो जाए। सभी सीक्वेंस की टर्म्स नहीं, वही सीक्वेंस की टर्म्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो समझते हैं कि इस डेफिनेशन तक कैसे पहुंचा जाए। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसका मतलब है कि उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है। जिन सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है वही कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लिमिट से मतलब है कि जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो किसी नंबर को अप्रोच कर रही हैं। जिस नंबर को अप्रोच करती हैं वही सीक्वेंस की लिमिट है, और अगर सीक्वेंस की लिमिट है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो हम ये कैसे समझें कि कोई दिया हुआ रियल नंबर किसी सीक्वेंस की लिमिट है या नहीं है, यानी उस नंबर को सीक्वेंस की टर्म्स अप्रोच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो अप्रोच करने का मतलब यही है कि सीक्वेंस की टर्म्स उसी की तरफ जा रही होंगी। तो जैसा कि इस एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं कि जो सीक्वेंस के टर्म्स हम लिख रहे हैं 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इस तरह से, तो ये जो सीक्वेंस की टर्म है किस नंबर को अप्रोच कर रही होंगी, इसके लिए जरूरी है कि जो आगे आने वाली टर्म्स हैं उनके बारे में कोई जनरल आइडिया बनाएं कि वो सभी टर्म्स किस नंबर के पास जा रही होंगी। यहां पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सीक्वेंस की शुरू की टर्म कितनी है और कैसी है। इंपॉर्टेंट है कि इसके पर्टिकुलर टर्म के बाद आने वाली जो टर्म्स हैं वो किस नंबर को अप्रोच करती हैं। इट मीन्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए जो लास्ट की टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ना कि उसके पहले की टर्म्स। तो अगर हम किसी सीक्वेंस को दो पार्ट में इस तरह से मानकर चलें कि कुछ टर्म्स शुरू में हमने लिखी हैं और कुछ टर्म्स आगे होंगी जिन्हें हम नहीं लिख सकते, क्योंकि सभी टर्म इसलिए नहीं लिखी जा सकती क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं। इट मीन्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये बाद वाली जो टर्म्स हैं ये हैं जिनको हम सभी को नहीं लिख सकते। जो शुरू में हमने लिख दी हैं वो चाहे कितनी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, 10 लें, 50 लें या 100 लें या जो भी टर्म्स लें, ये फाइनाइट टर्म्स होंगी। और जो हम आगे एंड सो ऑन करके लिख रहे हैं ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो एक तरह से इसका बेसिक आइडिया लेने के लिए हम ये कहें कि ये जो आगे की इनफाइनाइट टर्म्स हैं जिनको अलग अलग हम नहीं लिख पा रहे हैं, ये सीक्वेंस की एक टेल है। तो ये जो सीक्वेंस की टेल है ये हमें एक आइडिया देती है कि किस तरह से हम सीक्वेंस की लिमिट तक पहुंचते हैं। तो जो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, इस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं
वो किसी पर्टिकुलर नंबर से के पास जा रही हैं, उनसे उसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है, लेकिन किसी एक निश्चित टर्म के बाद। तो यहां पर इस कंडीशन को हम कहें एस एन बिलोंग्स टू द इंटरवल एल माइनस अपसाइलन एल प्लस अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इस तरह से, यानी यहां पर सीक्वेंस की टर्म्स हैं, लेकिन सभी टर्म्स नहीं है। वो टर्म्स यहां पर हैं जिनमें एन एम या एम से बड़ा नंबर लिया गया है। इसको समझने के लिए जो हमने ऊपर सीक्वेंस लिखी है, सपोज इसमें कहीं पर 1/10 है, उसके बाद 1/11 है एंड सो ऑन, इस तरह की टर्म्स हमने लिखी है। और हमने ये कहा कि यहां पर अपसाइलन की वैल्यू जो हम ले रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो अपसाइलन से छोटी आए, तो हमने अपसाइलन को 1/10 कंसिडर किया है और जो एल है वो हमने 0 लिया है। यानी इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 है या नहीं है। जैसा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो एक डिक्रीजिंग पैटर्न में हैं। सीक्वेंस की टर्म डिक्रीज होती जा रही हैं, 1/3, 1/4, 1/5, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये डिक्रीज तो करेंगी, लेकिन डिक्रीज करते हुए कभी भी ये माइनस नहीं होंगी, ये कोई नेगेटिव टर्म नहीं हो सकती। इट मीन्स रहेगी तो पॉजिटिव, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि क्या 0 इस सीक्वेंस के लिए लिमिट है। L को 0 और अपसाइलन को 1/10 लिख देते हैं, तो ये बनेगा एस एन बिलोंग्स टू L माइनस अपसाइलन 0 माइनस 1/10 एंड 0 प्लस 1/10। जो ये इंटरवल बना है, इसमें सीक्वेंस की कौन कौन सी टर्म आ सकती हैं। तो हम क्या ये ऐसा नंबर ढूंढ पा रहे हैं कि उसके बाद की सभी टर्म इसमें आएंगी। तो रियल लाइन पर जब हम इस नंबर के रियल लाइन पर जब हम इन नंबर्स को बना रहे हैं, 1 और 1 के बाद है 1/2, 1/2 के बाद है 1/3, और इसी तरह से ये हम इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चूंकि टर्म्स हैं तो इस तरफ से लिखते चले जा रहे हैं। जहां पर ये नंबर आएगा 1/10, उसके बाद होगा 1/11, 1/12, और ये सभी नंबर ऐसे होंगे जो इस इंटरवल -1/10 से +1/10 में आए होंगे। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमें 11 मिल रहा है। जैसे हम यहां 1/11 पर आते हैं तो ये टर्म इसके इंटरवल में आ जाएगी, इस इंटरवल में आ जाएगी। यानी अब जितनी भी टर्म आगे मिलेंगी उनकी 0 से जो डिफरेंस आएगा, उनकी 0 से जो डिस्टेंस आएगी वो 1/10 से हमेशा कम ही होगी। इसी को अगर हम आगे प्रोसीड करें कि हम ये कहेंगे कि जो अपसाइलन है वो हमने 1/100 ले लिया। अगर हम अपसाइलन को 1/100 लेते हैं तो क्या हमें कोई यहां पर इस तरह से m मिलेगा? तो हम कहेंगे कि इस तरह से नंबर लिखते हुए जब हम 1/100 पर आएंगे तो उसके बाद 1/101 नंबर होगा, उसके बाद 1/102 नंबर होगा। तो ये सभी टर्म सीक्वेंस की ऐसी होंगी जो इस इंटरवल में आएंगी। कौन सी टर्म होंगी? जो 101 या उससे आगे वाली टर्म है वो सब इसमें आएंगी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इससे आगे चलते चलते जब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो अपसाइलन 1/10 लेने पर जितनी भी यहां पर टर्म आ रही हैं वो सभी टर्म इसमें आ जाती हैं। और उसके बाद जब हमने यहां पर 1/100 लिया, 1/101, 1/102 और इसी तरह से आगे प्रोसीड किया तो जितने भी नंबर 1/101 से आगे
इस पूरे सीक्वेंस में आते हैं वो सभी यहां पर होंगे। यानी सीक्वेंस के जो लास्ट के इनफाइनाइट टर्म्स हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं समझने के लिए कि ये इस सीक्वेंस की टेल है, तो ये कंप्लीट टेल, ये पूरा जो नंबर है यहां पर, वे सारे टर्म्स यहां पर होंगी। और इसका मीनिंग ये होगा कि सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स इसके बाद की हैं उनकी जीरो से जो डिस्टेंस है वो 1/100 से कम है। तो इट मीन्स हमारी ये कंडीशन बन रही है कि चाहे हम यहां पर रहें, यहां पर हों, कहीं पर भी हों, हमें ऐसा लग रहा है कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं जीरो से उनकी डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगी जैसे जैसे हम अपसाइलन की वैल्यू को और कम करेंगे। 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, इसी तरह का अगर हम प्रोसीजर बनाते हुए चलें तो ये सीक्वेंस की जो टर्म्स हम बनाते जा रहे हैं ये जीरो से नेग्लिजिबल डिस्टेंस पर रह जाएंगे। इट मीन्स ये टर्म्स जीरो को अप्रोच कर रही हैं, जीरो के पास जा रही हैं, जीरो से इनकी डिस्टेंस नेग्लिजिबल रह जाएगी, या ये कह सकते हैं कि जीरो पर जाकर मिलेंगी। तो कन्वर्जेंट का जो मीनिंग है उसे हम मीटिंग भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है सम्मिलन, एक बिंदु पर मिलने वाला। तो हमें देखना कि वो कौन सा बिंदु है जहां पर ये मिल रहे हैं, वही लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। और अगर लिमिट ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट है इट मीन्स वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो अब डेफिनेशन, अ सीक्वेंस Sn is said to converge to a number L if for given epsilon, और epsilon हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, अप्रोचेस टू जीरो होगा, छोटे से छोटा आप ले सकते हैं। छोटे से छोटा इसलिए लेना चाहिए कि जब आप अपसाइलन को ज्यादा करेंगे तो इसकी टर्म आप इधर बढ़ाते हैं, और जितना अपसाइलन छोटा करेंगे आप आगे जाते हैं। तो जो कन्वर्जेंट का क्राइटेरिया है वो तो आगे वाली टर्म पर डिपेंड करता है, इधर वाली टर्म पर नहीं डिपेंड करता। इधर में चाहे आप 10 ले लें, 100 ले लें, 1000 ले लें, 10,000 ले लें, कितने भी टर्म इधर ले लें, उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता। हमारा जो कन्वर्जेंट का क्राइटेरिया है वो यहां से पता चलता है कि जो लास्ट के इनफाइनाइट टर्म्स हैं जिनको हम नहीं लिख पा रहे हैं अलग, उन सबको, क्योंकि इधर तो हम लिख देते हैं तो फाइनाइट टर्म्स हैं, जो इधर इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो नंबर क्या किसी डेफिनिट फाइनाइट रियल नंबर को अप्रोच करते हैं। तो यहां पर जो हम लिखते हैं अपसाइलन ग्रेटर देन 0, तो अपसाइलन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, जितना छोटा लेंगे वो हमारे लिए अच्छा है समझने के लिए। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, वहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर m अगर हमें मिलता है, इसका मतलब निश्चित रूप से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम जितना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। तो गिवन अपसाइलन, तो अपसाइलन आपको दिया हुआ है, जैसे पहले हमने क्या लिया 1/10 लिया था, उसके बाद क्या लिया 1/100 ले लिया, तो ये अपसाइलन हम अपनी तरफ से ले रहे थे। और इस अपसाइलन के लेने पर अगर हमें ये m मिलता है तो हम कहेंगे कि ये फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कैसे मिलता है? जब हमने अपसाइलन को 1/10 लिया था तो हमने यहां पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 11 लिया था, इट मीन्स n की वैल्यू 11 थी। और जब हमने यहां पर अपसाइलन की वैल्यू 1/100 ली है तब ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 101 है, इट मीन्स m जो है अब हमारा 101 है। इसी तरह से हम आगे इसको अगर समझ कर चलें कि भाई यहां पर 1/1000 ले लें तो ये 1001 हो जाएगा, अगर इसको 1/10,000 ले लें तो ये 1/10,000 हो जाएगा। इट मीन्स हर एक अपसाइलन के लिए आपको एक पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाएगा। इट मीन्स ये सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ज कर रही है। अब इसी एग्जांपल से एक दूसरे सीक्वेंस बनाते हैं इसी फॉर्म में। अब इसमें जो हम कुछ ऐसे नंबर ले रहे हैं 1 -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, यानी यहां पर जो टर्म है वो ऑल्टरनेटली है, एक प्लस आ रही है एक माइनस आ रही है।
इस तरह से। और फिर से देखते हैं क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो वही है कि हम ये चेक करें क्या किसी भी एप्सिलॉन के लिए हम पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा ढूंढ पाएंगे। जो यहां पर टर्म दी गई हैं उनको अगर हम रियल लाइन पर, नंबर लाइन पर बनाएं तो पहली है 1, दूसरा -1/2, तो हमने यहां पर 0 लेकर के -1/2 यहां पर लिया। उसके बाद 1/3 है तो 1/3 यहां पर होगा, पॉजिटिव साइड पर है। -1/4 इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, -1/4। उसके बाद 1/5 होगा, करीब यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर 1 के बाद आएगा 1/2, -1/2, -1/2 के बाद 1/3, 1/3 के बाद -1/4, -1/4 के बाद 1/5। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो डायरेक्शन बन रही है वो 0 की तरफ बन रही है। तो क्या 0 इसके लिए लिमिट है? तो ये पता करने के लिए कि 0 इसके लिए लिमिट है या नहीं है, हम अब डेफिनेशन अप्लाई करके देखते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले लेना है एक एप्सिलॉन। अब सपोज हमने एप्सिलॉन को फिर वही 1/10 ले लिया। अगर हम एप्सिलॉन को 1/10 लेते हैं तो ये आता है सीक्वेंस Sn - 0 लेस देन 1/10। तो क्या हमें यहां पर कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो ये पहले के केस की तरह हो जाएगा कि ये बनेगा mod ऑफ Sn। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो nth टर्म है वो -1/n है। दिस इज लेस देन 1/10 एंड दिस इंप्लाइज, अब जब मोड लेंगे तो ये 1/n आ जाएगा एंड दिस इंप्लाइज n ग्रेटर देन 10। इट मीन्स ये ट्रू तो हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमेशा 1/10 से कम तो आएंगी, लेकिन तब आएंगी जब हम 10 के बाद वाली टर्म्स लेंगे, 11th टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म। तो हम कहेंगे कि हमारा ये m बनेगा n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जो हम लिखते हैं वो 11 हो जाएगा। 11 और 11 के बाद आने वाले जो नंबर्स हैं उन सभी को अगर हम लेंगे तो उसके 0 से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा 1/10 से लेस होगी। और इसी तरह से फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको 1/100 करेंगे तो 101 आ जाएगा, जैसे कि हमने पहले वाले केस में देखा था। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए हमें जब भी ये देखना है कि सीक्वेंस किसी रियल नंबर पर कन्वर्ज करती है या नहीं, तो हमें एक एप्सिलॉन लेकर चलना है और पता करना है कि क्या उस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर m मिलता है। पॉजिटिव इंटीजर m ये डिसाइड करता है कि उसके बाद वाली टर्म्स, यानी उसके सीक्वेंस की टेल, वो सीक्वेंस की पूरी टेल क्या इस तरह की है कि उस नंबर से, उस लिमिट से, जिसे हम लिमिट कह रहे हैं, उससे उसके डिस्टेंस उस एप्सिलॉन से कम हो जाए। तो यहां पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए जब हम इन जनरल लेते हैं तो हमेशा इस तरह का क्राइटेरिया बनाकर चलते हैं। और जब हम कहते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन कुछ भी दिया हो सकता है। तो इन जनरल हम क्या करें, फिर यहां पर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यहां पर एप्सिलॉन ही ले लेते हैं और फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। इसकी nth टर्म बन जाती है माइनस में 1/n लेस देन एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज 1/n लेस देन एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो हमारा जो n हो जाता है वो पॉजिटिव इंटीजर ऐसे बन जाएगा, वो m होगा और वो m ग्रेटर देन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन होगा, ग्रेटर देन। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहां पर हम जल्दी से समझे कि एप्सिलॉन हमने पहले केस में 1/10 ले लिया, छोटा लिया 1/10, तो m कितना हो जाएगा, m जो होगा वो ग्रेटर देन 10 होगा, m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, तो m ग्रेटर देन 10 होगा। इट मींस n ग्रेटर देन इक्वल टू 11 कहेंगे, ये हमारा m हो गया।
अब इसी में एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम 1/100 लेंगे तो m जो होगा वो ग्रेटर देन 100 होगा। इट मीन्स m की वैल्यू 101 होगी, n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। तो ये जो हम इन जनरल जब क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा यहां पर l लेकर के एप्सिलॉन लेकर के सॉल्व करते हैं, और यहां पर जब n ग्रेटर देन की कंडीशन बनती है तब हम m को डिसाइड करते हैं। अगर इस तरह से हमें m मिलता है तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और जिस नंबर पर ये कन्वर्ज करती है वो सीक्वेंस की लिमिट कही जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी कर लेते हैं कि अगर हमें कोई सीक्वेंस Sn सपोज n+1/n इस फॉर्म में दी गई है, उसकी nth टर्म इतनी है, तो अगर हम इस सीक्वेंस की कुछ टर्म्स लिखें तो ये 1+1/n है, n से डिवाइड करने पर, तो ये 1+1, 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4 एंड सो ऑन, इस तरह से आता है। लेकिन अगर हम इसको क्विकली आंसर लेना चाहते हैं कि इसकी लिमिट क्या होगी, तो हम Sn माइनस l इस कॉन्सेप्ट पे ना जाकर हम ये देखते हैं Sn n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या वैल्यू आती है। n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n इक्वल टू 1+1/infinity इक्वल टू 1+0 इक्वल टू 1। इट मीन्स ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, इट इज कन्वर्जेस टू 1, ये 1 पर कन्वर्ज कर रही है। इसमें भी अगर हम इसी तरह से n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो n टेंस टू इन्फिनिटी तो 1/infinity 0, यानी ये सीक्वेंस 0 पर कन्वर्ज करती है, 0 को अप्रोच करती है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन, अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू कन्वर्ज टू ए रियल नंबर l if for given, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, for given epsilon there exists a positive integer m such that mod of Sn minus l less than epsilon for all n greater than equal to m। तो हम हर बार इन क्वेश्चंस में लिमिट में यही पता करते हैं कि जो फिक्स नंबर है जिसे हम लिमिट कह रहे हैं, सीक्वेंस की टर्म से उसकी डिस्टेंस हर एक एप्सिलॉन से अगर कम आ जाए तब हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है।